अस्सलाम वालेकुम। फांसी से एक दिन कबल मुजरम ने एक अजीबोगरीब ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। इसने जेलर से कहा कि हो सके तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं मरने से पहले अपनी बीवी से जिनसी मिलाप करना चाहता हूँ। जेलर ने जब ये सुना तो हैरान हुआ कि कैसा अजीब शख्स है कि मरने से पहले भी इसे ऐसे ख्यालात अपने दिमाग में बसाए बैठा है। फिर मुजरम ने जेलर से कहा कि आप न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि मेरी शादी को अभी चंद दिन हुए हैं। शादी के बाद मैं और मेरी बीवी अभी औलाद पैदा नहीं करना चाहते थे और हम जिनसी अमल के दौरान मेडिसन और कंडम का यूज़ करते थे। लिहाजा मैं ये आखिरी ख्वाहिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन इस जिनसी अमल के बाद मेरी बीवी हामला हो जाएगी और मेरी बेटी या बेटा पैदा होगा, जिससे मेरी बीवी के पास मेरी निशानी रहेगी और मेरी नस्ल बढ़ जाएगी। लेकिन छोटे से पुलिस एहलकार से लेकर जज तक कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि मुजरम के ये अमल करने से वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। और ये इंतहाई हैरानकुन और सच्चा वाक़या है। मुजरम की सारी बात सुनकर जेलर को सिर्फ ये लगा कि वो अपनी बीवी से आखिरी बार लज़्ज़त हासिल करना चाहता है, लेकिन वो मुजरम के असल मकसद को नहीं जानता था। लिहाजा जेलर ने दिल में सोचा कि इन हसीन लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होना चाहिए, और इसने जेल के अंदर दो खुफिया कैमरे लगा दिए। मुजरम की बीवी आखिरी मुलाकात के लिए अपने शोहर से मिलने के लिए आई, तो जेलर ने कैमरों की मदद से अजीबोगरीब मनाजर देखे और मुजरम की अक्लमंदी पर हैरान हुआ कि कितनी चालाकी से इसने अपने आप को बेगुनाह साबित किया। अगरचा मेरे लिहाज से ये बहुत गैर इखलाकी फेल था, लेकिन मैं अपने से ऊपर वालों का आर्डर का पाबंद था। और जेलर साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि मुलाकात से पहले मुजरम के कमरे में दो खुफिया कैमरे नस्ब किए जाएं। ये कैमरे मुजरम की बीवी के लिए नस्ब किए गए थे, जो अपने शोहर से आखिरी मुलाकात के लिए आने वाली थी। मैं जेलर साहब की जहालत पर हैरान हुआ कि पहले तो इसने कैदी की ये अजीबोगरीब ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया और फिर इसके बाद मुजरम के कमरे में खुफिया कैमरे लगवाए। एक दिन मैंने इससे पूछा कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहने लगा अगर मुजरम की मरने से पहले हम इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं तो इन लम्हात से हमें भी लुत्फ़ उठाना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा हक बनता है। जेलर साहब से इस तरह की बातों की तवक्को की जा सकती थी, क्योंकि वो अक्सर शराब के नशे में रहता और किसी बात का इसे होश नहीं था। मगर मुझसे ये बात बर्दाश्त ना हुई कि मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले मामलात को देखा जाए। कैमरा लगाने के बाद मैं इस कैदी के पास जा पहुंचा। वो बैठा था, इसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान और सुकून था, जैसे कि इसने कुछ किया ही ना हो। वो कैफियत जो सजाए मौत पाने वाले कैदियों के चेहरे पर नजर आती है, इसके चेहरे पर ऐसा कोई खौफ नहीं था। ऐसे मुतमिन था जैसे इसने कोई कत्ल नहीं बल्कि कोई नेकी की थी। मैं इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और इससे पूछा, क्यों कैदी नंबर 207, क्या महसूस हो रहा है? मौत से पहले मुझे तुम पर हैरत है कि मरने से पहले भी तुम ऐसी ख्वाहिश का इजहार आखिर क्यों करना चाहती हो? तुझे मरने का कोई खौफ नहीं, अभी भी वक्त है, अपनी इस ख्वाहिश से बाज आ जाओ। अपने गुनाहों की रब से माफ़ी मांगो। मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। मैं बस इसके चेहरे पर तमान्नत के निशान बढ़ते हुए वापस चला आया। इसके चेहरे पर हैरानकुन इत्मीनान था जो मुझे मुसलसल हैरान व परेशान कर रहा था। इसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी और इसने अपने करीबी दोस्त, अपने जिगरी यार को मारा था। इसी जुर्म में वह कैद हुआ और फिर फांसी होने वाली थी। मगर हैरत की बात यह थी कि इसने अपने दोस्त को क्यों मारा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। इसने खुद इस बात का इकरार किया था कि वो कातिल है और अपनी गिरफ्तारी खुद पेश की थी, लेकिन जब भी इससे कत्ल की वजह पूछी जाती तो खामोश रहता, जैसा कि इसकी ज़ुबान पर ताला लग चुका है। अदालत में भी जज के सामने इसने इस बात का इकरार किया कि वो कातिल है, लेकिन कत्ल की वजह इधर भी नहीं बताई। मकतूल के घर वालों ने एक हंगामा खड़ा कर रखा था। इनके मुताबिक नासिर कमरान का बचपन का दोस्त था। लोग इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे और इनके दरमियान कभी किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ। कमरान की बीवी से भी इस बारे में तफ्तीश की गई, लेकिन इसने मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार करते हुए कहा कि वो कुछ नहीं जानती। कुछ दिनों तक ये खबर टीवी की जीनत बनी रही कि एक करीबी दोस्त ने अपने दोस्त को मार दिया। थोड़ी देर बाद मुझे वायरलेस पर इत्तला मिली कि मुजरम की बीवी इससे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी परेशानी वो कैमरे थे जो मैं अपने हाथों से नज़र किए थे। मेरी नज़र में ये बात बहुत ही घटिया थी कि जेलर साहब इन कैमरों की मदद से मियाँ बीवी के मामलात को देखेगा।
मगर मैं नौकरी की वजह से मजबूर था और इस नौकरी को पाने के लिए मैंने 5 लाख की रिश्वत दी थी। जो धक्के और मिन्नत समाजत करवाई थी वो इलादा थी और 4 साल की मुसलसल तगोदौद के बाद मुझे ये नौकरी मिली थी। और अब जब मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी थी तो मैं वैसा ही करने पर मजबूर था जैसे मुझे बड़े कहते थे। अगर मैं इनके खिलाफ हो जाता या इनकी हुक्म अदूली करता, मेरा ट्रांसफ़र तो पक्का था या फिर नौकरी ख़त्म कर दी जाती। जेलर साहब के हुक्म से मैं इसकी बीवी को इसके मुजरम के कमरे तक पहुंचा कर आया। इसकी बीवी इतनी हसीन थी कि कोई भी इंसान पहली नज़र में ही दीवाना हो सकता था। इसने अपने आप को एक चादर में छुपा रखा था, वो पर्दादार थी या फिर इधर ही अपने आप को ढांप कर आई थी। मुझे दिल ही दिल में इस बात का खौफ था कि अगर जेलर साहब की नज़र इस औरत पर पड़ गई तो यकीनन इनकी नीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो शराब और औरतों के शौकीन थे। इससे पहले भी कहीं औरतों से नाजायज़ तल्लुकात बना रखे थे। जेलर साहब के हुक्म के मुताबिक कैदी नंबर 207 और इसकी बीवी को इस कमरे में भेज दिया गया जहां कैमरे नस्ब थे, और कमरे में भेजने से पहले इन दोनों की अच्छी तरह तलाशी ली गई ताकि कुछ गलत ना हो जाए। आजकल जेल की तारीख में किसी भी कैदी ने इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। जेलर साहब ने ना इस बात का किसी से जिक्र किया और ना ही किसी से इजाज़त ली, और ये बात बाद में पता चली कि इसने इस ख्वाहिश को रद्द करने की बजाय इसकी ख्वाहिश को पूरा करना क्यों ज़रूरी समझा। 2 पहरेदार इनके कमरे के बाहर मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद जब जेलर साहब के कमरे में गया तो वो लैपटॉप खोलकर बैठे थे। इसने मुझे भी साथ बैठने का इशारा किया। मेरी जेलर साहब से काफ़ी बातचीत रहती थी। इसने मुझसे कहा, आओ बैठो, हम भी कुछ मज़े करते हैं। इनकी ये बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने कहा, नहीं, मैं ज़रा जेल का राउंड लगा कर आता हूँ। मगर इसने मुझे मजबूर किया कि तुम मेरे साथ ही रहो। मुझे भी इस बात का तजस्सुस हुआ कि आखिर इस कैदी ने ऐसी ख्वाहिश का इजहार ही क्यों किया। कुछ ना कुछ तो इसकी बीवी में ऐसा ज़रूर होगा जो आखिरी वक्त में भी इसका साथ चाहता था। जेलर साहब कमरान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, कमरान की सजाए मौत के बाद इस बेचारी बीवी अकेली रह जाएगी और बेवा हो जाएगी। हम इसके दाने पानी का इंतज़ाम करेंगे। और ये हमारी मजबूरी कहकर इसने ज़ोरदार कहका लगाया। इसके चेहरे पर कमीनगी नज़र आ रही थी। इसके इरादे भी कुछ ना कुछ तो मैं भी जानता था कि जेलर साहब के क्या इरादे हैं। मेरे हिसाब से वो इस वीडियो को इस्तेमाल करके इस औरत को ब्लैकमेल करना चाहता था और अपने गंदे मकासद हासिल करना चाहता था। खैर, इस बात का मुझे कुछ यकीन तो था नहीं, ये मेरे अंदाजे ही थे। हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो। मुझे इस बात का वहम सा हो गया कि एक इज़्ज़तदार औरत इस नापाक जेलर का शिकार होने वाली है। मैं खुद शादीशुदा था, हर बात को अच्छी तरह समझता था। जेलर साहब ने मुझे अपने साथ बैठा। हाई क्वालिटी के कैमरे थे। कमरे के अंदर तमाम चीज़ें वाज़िया तौर पर नज़र आ रही थी। वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था। इनकी गुफ्तगू आराम से सुन सकता था। जेलर साहब की नज़र स्क्रीन पर जम गई, मगर मैं कभी स्क्रीन की तरफ देखता तो कभी शर्मिंदगी से नज़रें नीचे झुका लेता। इस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ से पकड़कर बिस्तर पर बैठाया। इसके चेहरे से औरत का चेहरा नज़र आने लगा। जेलर के मुंह से बहुत ही घटिया अल्फाज निकले जो मैं बयान नहीं कर सकता। फिर स्पीकर से आती आवाज़ हम दोनों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान इसकी बीवी ने ऐसी हरकत की जिसने हम दोनों को हैरान कर दिया। जेलर साहब अपने कमरे से उठे और जेल की तरफ भागे। मैं भी जेलर के पीछे पीछे भागा। हम कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कैदी बिस्तर पर पड़ा था। इसकी सांसें बड़ी तेज़ी से चल रही थी। औरत ने अपने जिस्म को चादर से ढक लिया। जेलर ने आओ देखा ना ताओ देखा, औरत को पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। जो कुछ उस औरत ने अपने शोर के साथ किया, इसके बाद जेलर इसे किसी सूरत बख्शने वाला नहीं था। मैंने कैदी को बैठने का इशारा किया, खुद भी इसके सामने बैठ गया। आज पहली दफ़ा कैदी की आवाज़ में ठीक से सुन रहा था, क्योंकि इससे पहले वो बोलता ही नहीं था, बस चुपचाप गुमनाम सा रहता था। मैंने इस कैदी से कहा, अपने बारे में सच सच बताओ, अब भी मौका है, बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा और आखिर में अपनी बीवी को मुलाकात के लिए क्यों मजबूर किया, और ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया कि वो अब भी मेरे सामने खामोश रहा और किसी बात का जवाब ना दिया। मैंने इससे कहा कि तुम मियाँ बीवी में जो भी गुफ्तगू हुई है इस कैमरे में रिकॉर्ड है। तुम अब भी अगर अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं करोगे और सच सच नहीं बताओगे तो ये रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने आ जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज़्ज़त भी पामाल हो जाएगी और दुनिया देखेगी कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे वो वजह बता दो जिसकी वजह से तुम यहाँ हो। रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर इसके चेहरे पर अजीब सा तासर था। इसके बाद इसने आस्ता आस्ता सब कुछ बताना शुरू किया। इसका नाम कमरान था। नासर इसका जिगरी यार था
اور اس کی زندگی تھا۔ دونوں نے ایک ہی ساتھ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک ہی کمپنی میں دونوں کی جاب ہوئی۔ جاب کے بعد جب گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے تو کامران نے گھر والوں سے اس کی شادی کے بارے میں سوچا۔ اس کی والدہ نے اپنی ہی پسند کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے تلاش کی۔ یوں کامران کی زندگی میں لائبہ آئی۔ بڑے ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی اور شادی پر سب سے زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ اس کا اپنا دوست ناصر تھا۔ لائبہ اپنے ساتھ ایک اچھی قسمت بھی لائی تھی اور شادی کے بعد کامران کی پروموشن ہو گئی اور ناصر ادھر کا ادھر ہی رہا، کیونکہ ناصر کا دھیان جاب کے علاوہ باقی کئی چیزوں میں تھا، اس لیے اس کی پروموشن نہ ہو سکی۔ کامران کی والدہ نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کیا اور کامران اور لائبہ گھر میں تنہا تھے۔ دفتر میں زیادہ وقت رہنے کی وجہ سے کامران کے لیے کچھ مسائل تھے۔ اسے اپنے آفس کو زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا تھا، جبکہ اس کا دوست ناصر کی پروموشن نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ دفتری کاموں میں زیادہ وقت نہیں دے رہا تھا اور اس پر اتنا زیادہ دباؤ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا کامران اپنے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں اپنے دوست سے مدد لیتا اور پیسے دے کر لائبہ کو سبزی اور باقی ضروریات کی اشیاء وغیرہ منگوا دیتا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لائبہ کا رویہ کامران کے ساتھ عجیب و غریب ہو گیا۔ وہ کامران سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی دوری پیدا ہو چکی تھی۔ گھر میں بھی خاموش رہنے لگے اور کامران اس بات کو بہتر طریقے سے محسوس کر رہا تھا کہ لائبہ پریشان ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اور پھر ایک دن کامران نے لائبہ سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے جو بتایا وہ کامران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ آپ کا دوست ناصر مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ناصر آپ کا بچپن کا دوست ہے اور آپ یہ سن نہ پائیں گے۔ یہ سن کر کامران غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسے اپنی بیوی بہت عزیز تھی، ساتھ ساتھ اپنے دوست کی دوستی بھی عزیز رکھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر لائبہ نے کہا میں نے خود یہ بات محسوس کی ہے اور مجھے کیا پڑی تم دوستوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی۔ اگلے دن معمول کے مطابق اس نے ناصر کو کچھ پیسے دے کر سودا بتایا اور اس نے دفتر سے واپسی پر لائبہ کے لیے گھر لے جانا تھا۔ ناصر جیسے ہی پیسے لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو کامران کے دل میں آیا کہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لائبہ نے جو کہا ہے وہ درست ہے یا اس کا گمان ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں اس نے ناصر اور لائبہ کی باتیں سننا شروع کی۔ لائبہ اسے کہہ رہی تھی کہ ناصر بس بہت ہو گیا، اب تم اپنی حد میں رہو، اور ناصر اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ زبردستی ہر حد پار کر لے گا۔ ایک لمحے میں ہی کامران کی نظر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس کے سامنے ساری حقیقت آ چکی تھی۔ اب وہ یہ بات جان چکا تھا کہ لائبہ آخر پریشان کیوں تھی، اور جو لائبہ نے میرے دوست کے متعلق کہا وہ بالکل سچ تھا۔ جس دوست پر اسے بہت مان تھا، جس پر اسے بھروسہ تھا، جس کو وہ اپنے گھر بھیجتا، اس نے ہی اس کی پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیا تھا۔ وہ واپس الٹے قدموں دفتر آیا اور 2 دن تک اس بات کو بھول نہ پایا۔ اس نے اپنے جگری دوست کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب لائبہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو اس نے ناصر کو گھر بلایا تاکہ کچھ گپ شپ ہو سکے، میرا اکیلا پن دور ہو جائے۔ اس نے ناصر کے لیے چائے بنائی اور ناصر کی پیالی میں زہر کی گولیاں ملا دیں۔ ابھی ناصر کی چائے کا ایک سپ بھی پورا نہیں لیا تھا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ کامران بہت حیران ہوا کہ وہ جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ناصر کی نبض نہیں چل رہی تھی اور بعد میں اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جس کسی کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، کیونکہ ناصر اور کامران کی دوستی مثالی تھی۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جس کی وجہ سے قتل کی وجہ معلوم ہو سکے۔ لاکھ پوچھنے پر کامران نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی۔ وہ مسلسل خاموش رہا۔ پولیس نے لائبہ کے بھی بیانات لیے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی اور میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو سکی۔ لائبہ کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس نے ناصر کے خلاف اپنے شوہر کے کان تو ضرور بھرے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی ختم کر دے گا۔ 4 مہینے کیس چلنے کے بعد کامران کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سزا سننے کے بعد کامران کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرا تھا۔ پھر مرنے سے ایک دن قبل اس نے بیوی سے ملاقات اور اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
यानी कि जिनसी अमल करते हुए वो मेडिसन और कंडोम का यूज़ करते थे। लेकिन अब वो अपनी बीवी से जिनसी मिलाप करना चाहता है कि अल्लाह ताला इसकी नस्ल को बढ़ाए। ये अगर फांसी की सज़ा पर चढ़ जाए तो इसकी बीवी के पास इसकी कोई ना कोई निशानी हो, इसका नाम इस दुनिया में बाकी रहे, यानी इसकी नस्ल बढ़ती रहे। जेलर ने इसकी ख्वाहिश पूरी की। जेलर साहब और मैं यही समझ रहे थे कि इसे अपनी बीवी से मोहब्बत है और आखिरी बार वो बीवी से मिलना चाहता है, मगर स्क्रीन पर नजर आने वाले मनाज़र कुछ और ही बयान कर रहे थे। जब इसकी बीवी इसके सामने आई तो इसने अपनी बीवी को अपने सामने बिठाया और कहा, तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। और फिर ये कहते हुए इसने अपनी बीवी के लिबास को अपनी तरफ खींचा और कहा कि तुझे बड़ा शौक़ है बेआबरू होने का, मैं तुझे बेआबरू करूँगा। मैं हकीकत जान चुका हूँ कि गुनहगार नासिर नहीं बल्कि तुम थी। ये सुनते ही लाइबा ने मुस्कुरा कर कहा कि देखो कमरान, कल तुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, लिहाजा ये बातें करने का अब कोई फ़ायदा नहीं। ये सच है कि मैं तुझसे ज़्यादा नासिर को पसंद करती थी। मैं तो तुमसे शादी भी इसीलिए की थी, इसीलिए मैं इसे अपनी तरफ बुलाने लगी, मगर वो हर बार तुम्हारी दोस्ती को दरमियान में ले आया। मुझे इसकी बात से बहुत चिढ़ थी कि वो तुझे धोखा नहीं देना चाहता था और अपनी वफादारी निभा रहा था। जब मैंने देखा कि ये मेरे जाल में फंसने वाला नहीं तो इसे ख़त्म करके मंसूबा बनाया। सबसे पहले नासिर के खिलाफ तुम्हारे कान भरे ताकि बचपन की ये दोस्ती ख़त्म हो जाए। जब नासिर को तुमने अपने घर बुलाया था, इससे पहले मैं नासिर से मुलाकात कर चुकी थी। ये कहकर इसे होटल पर बुलाया कि अगर चाहते हो कमरान के साथ मैं खुश रहूं और हमारा घर ना टूटे तो आखिरी बार मुझे फ़लाँ होटल पर मिलोगे। एड्रेस पर जब नासिर मुझे मिलने आया तो मैंने जूस में जहर मिला दिया, एक ऐसा जहर जिसका असर 1 या 2 घंटे बाद होना था, ताकि मौका वारदात पर किसी को शक न हो। हकीकत यह है कि इसकी कातिल मैं हूँ, तुम नहीं। अगर इसे तू ना मारता तब भी इसने मार ही जाना था। कमरान ये सुनकर हक्का बक्का हुआ और लाइबा से कहा, तब ही मैं सोचूं कि मेरे जहर देने से पहले ही इसकी तबीयत ख़राब क्यों हुई, और अभी तो इसने कप को सिर्फ मुंह ही लगाया था और वो मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी मौत की वजह जहर साबित हुई थी, जो कि मैं इसे देने वाला था, मगर मैंने तुम्हारी खातिर कत्ल के इल्ज़ाम को अपने सर ले लिया। मगर जब तुम्हारी हकीकत सामने आई तब मैंने तुझे यहाँ मुलाकात के लिए बुलवाया तो तूने मेरे बचपन के दोस्त को कत्ल कर दिया और मुजरम मैं ठहरा। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर इसने बीवी को मारना चाहा। बीवी भी इस पर हमला कर रही थी। हाथापाई जब हद से बढ़ी तो जेलर भागा। कमरान और इसकी बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू लाइव रिकॉर्ड हो गई और किसी तरह कमरान को ये बात पता थी कि हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। असल मुजरम कौन था इस हकीकत का पता चल गया था। कमरान अपनी बीवी की खातिर सूली पर चढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन जब इसे हकीकत मालूम हुई